हेलो बच्चों, कैसे हो? सब बढ़िया होंगे। अपन बात करते हैं नए चैप्टर की, अल्टरनेटिव करंट, प्रत्यावर्ती धारा। एक नया चैप्टर शुरुआत करते हैं। जो आपका चैप्टर था गतिमान आवेश और चुंबकत्व है, ये कंप्लीट हो चुका है। अब बात करते हैं नए चैप्टर की। आज नए चैप्टर की शुरुआत करते हैं। और ये मोस्टली चैप्टर ज़्यादातर क्या है, ये लेंथली भी है और ये बायोलॉजी वालों के लिए समस्या पैदा करता है, क्योंकि इसमें ज़्यादातर कैलकुलेशन होती है मैथमेटिक्सली। तो क्यों ना इसी चैप्टर को पहले शुरुआत कर दी जाए, तो इस चैप्टर को धीरे धीरे समझते हुए आगे बढ़ेंगे। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके आप बहुत ध्यानपूर्वक देखोगे तो ये टॉपिक समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इस चैप्टर की बात करते हैं। वो चैप्टर कौन सा है, इसकी चर्चा करते हैं। देखो, ये तो ले लेते हैं, यहाँ से अपन हेडिंग डाल देते हैं, फिजिक्स कक्षा 12th साइंस। चैप्टर है 7वां, जिनका चैप्टर का नाम है प्रत्यावर्ती धारा। अंग्रेजी में बोलते हैं अल्टरनेटिव करंट, ALTRNATING, अल्टरनेटिव करंट। देखो बच्चों, ये चैप्टर ऐसा है कि ये बड़ा चैप्टर है और इनमें क्या मैथमेटिकली कैलकुलेशन ज़्यादा है। तो क्यों ना इसी चैप्टर को पहले कर लिया जाए, तो धीरे धीरे इस चैप्टर को समझोगे तो काफ़ी कंसेप्ट चीज आपके क्लियर होंगे और इससे संबंधित जो भी डाउट्स हैं वो दूर हो जाएंगे। तो इसी चैप्टर की मैंने शुरुआत की और वो चैप्टर नंबर 5 है वो बाद में करेंगे। जो मैग्नेट और प्रॉपर्टीज है ना, चुंबकत्व पदार्थों के गुण, वो बाद में देखेंगे। सबसे पहले इस चैप्टर को देखते हैं। अब प्रत्यावर्ती की बात करते हैं उससे पहले धारा की परिभाषा समझते हैं। धारा होती क्या है? आपको मालूम है कि आवेश में प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं और विद्युत धारा को I से व्यक्त किया जाता है, I बराबर Q/T। तो सबसे पहले क्या करते हैं, विद्युत धारा की परिभाषा देखते हैं। विद्युत धारा बच्चों, यह जो परिभाषा बनेगी यह है आवेश में प्रवाह की दर, आवेश में प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। यह चैप्टर नंबर आपने 3 में भी पढ़ा है। और I बराबर Q/T और इसका जो मात्रक है वो आपने दिया एम्पियर इंटू सेकेंड। इसका मात्रक होगा सेकेंड, सेकेंड से सेकेंड कैंसल, या एम्पियर। एक अन्य मात्रक है I बराबर Q/T। Q का मात्रक तो क्या है, कूलाम, और T का मात्रक है सेकेंड। ठीक है, इसको सेकेंड कर देते हैं। ठीक है बच्चों, और ये एक क्या है, अदिश राशि। धारा एक अदिश राशि है। ये तो आपको जानकारी हो गई बेसिक कि विद्युत धारा के बारे में अगर आपको कह दी जाए तो सबसे पहले उसकी परिभाषा, उसका सूत्र, उसका मात्रक और उसकी विमा, और कौन सी राशि है, अदिश व सदिश। तो इसके अगर आप विमा ज्ञात करते हो तो क्या होगी बच्चों, A1 T1 और नीचे क्या जाएगा T1, T1 से T1 कैंसल है तो A1। और कंप्लीट लिखते हो तो ऐसे भी लिख सकते हो M0 L0 T⁴0 A⁴1। इस तरह से कंप्लीट विमा हो गई। यह तो आपका काम हो गया धारा। जब धारा के बारे में अगर आपको जानकारी पूछ ली जाए तो आप इस तरह से डिफाइन कर सकते हो। अब धारा के अंदर ही एक नाम लिखा हुआ है प्रत्यावर्ती। तो इस धारा को 2 प्रकार में विभाजित किया गया है, तो ध्यान से देखिए आप। विद्युत धारा जो नजर आ रहा है, या आप इसको धारा भी लिख सकते हो, और यह धारा। एक धारा तो व्यक्त कर दी इन्होंने दिष्ट धारा, और दूसरी धारा से व्यक्त किया दिया प्रत्यावर्ती धारा। प्रत्यावर्ती धारा एक हो गई दिष्ट धारा, एक हो गई प्रत्यावर्ती धारा। ये 2 भागों में विभाजित कर दी। तो सबसे पहले बच्चों ये देखते हैं कि दिष्ट धारा होती क्या है। इस प्रकार की धारा जिनका मान व दिशा समय के अनुसार ना बदले, एक समान रूप से नियत हो या एक समान रूप से प्रवाहित हो, इस प्रकार की धारा को बोलते हैं दिष्ट धारा। प्रत्यावर्ती धारा वह धारा होती है जिनमें मान के साथ समय के अनुसार वो चेंज हो जाती है।
चेंज होने का मतलब वो समय के अनुसार कभी भी फिक्स नहीं होती है, कभी अधिकतम कभी न्यूनतम, इस तरह से वो परिवर्तन होता रहता है। इस प्रकार की धारा को बोलते हैं प्रत्यावर्ती धारा। तो आखिरकार इनकी परिभाषा समझते हैं, डायग्राम को देखते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, दिश धारा का डायग्राम बनाते हैं। यह आपका आई है और ये टी हो गया और ये जीरो हो गया। अब ये जो धारा है ये फिक्स है, ये फिक्स है। इसका मतलब ये हो गया कि ये जो धारा है ये नियतांक है, फिक्स है। तो इसका मान व दिशा समय के अनुसार परिवर्तन नहीं होते। ये हो गई दिश धारा। और प्रत्यावर्ती धारा को एक साइन ज्यावक्रिय के रूप में लिखते हैं। जो साइन ज्यावक्रिय कभी देखा आपने, ये जो पार्ट है ये पार्ट होगा t/4, ये पार्ट होगा t/2 और ये पार्ट होगा 3t/4 और ये पार्ट होगा t, और ये t, ये 0, ये i। ठीक है बच्चों, इनमें मान व दिशा दोनों समय के साथ परिवर्तन होते हैं। ठीक है बच्चों, तो कुल मिला के आपने क्या देखा, विद्युत धारा के बारे में देखा, विद्युत धारा की परिभाषा देखी, मात्रक देखा, विमा देखी और धारा के इसमें प्रकार देखी। तो प्रकार में एक तो आपने देखा दिश धारा, जिसको डीसी भी बोलते हैं, कोष्टक में इसको क्या बोलते हैं, डीसी भी बोलते हैं, इसको बोलते हैं डायरेक्ट करंट, DIRECT, डायरेक्ट करंट। और इसको बोलते हैं अल्टरनेटिव करंट, AC, जिनका मीनिंग होता है ALTRNATING, अल्टरनेटिव करंट। ठीक है बच्चों, अब दिश धारा को अपन क्या करते हैं, इनका जो मान है ना वो समय के अनुसार चेंज नहीं होता है। जैसे आपका मान 5 प्रति सेकंड है या 5 मीटर प्रति सेकंड है तो वो ही रहेगा। अगर आपका मान 2, अगर t टाइम 4 सेकंड पर वही मान है, और वो t 8 सेकंड पर वही मान है, वो t 10 सेकंड के पर वही मान है, कहने का मतलब समय के अनुसार वो मान फिक्स ना, चेंज ना हो, वो फिक्स हो, एज ए नियतांक हो, कांस्टेंट हो। इसको लिख सकते हो आप कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब होता है बदलता नहीं हो, जो समय के अनुसार बदलता, आवर्ती के रूप में, कभी पॉजिटिव, ये पार्ट हो जाएगा पॉजिटिव और ये पार्ट हो जाएगा नेगेटिव, कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव, कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव, आवर्ती के अनुसार जब बदलता हो समय के अनुसार, इस प्रकार के धारा को बोलते हैं प्रत्यावर्ती धारा। पर अपना चैप्टर का नाम क्या है, प्रत्यावर्ती धारा। तो इस चैप्टर के बारे में बात करते हैं, प्रत्यावर्ती धारा आखिरकार कैसे काम करती है, इसकी क्या निष्कर्ष है वो देखिए। अब बात करते हैं बच्चों ताक्षणिक धारा, या धारा के प्रकार भी देख सकते हो। अगर प्रत्यावर्ती धारा के जब प्रकार देखते हो ना, प्रत्यावर्ती धारा के प्रकार, तो एक अगर आप देखते हो वर्गाकार, तो वर्गाकार एक वर्ग के आकार में हो जाती है। एक आपका पार्ट होगा त्रिभुजाकार, तो ये त्रिभुजाकार में हो जाती है। एक पार्ट आ जाता है आयताकार, तो ये आपका आयताकार हो जाता है। ये आपका आयताकार हो जाता है। एक हो जाता है ज्यावक्रिय, इसको आप इस तरह से व्यक्त करते हो, ये t हो गया, ये 0 हो गया और ये i हो गया।
तो कहने का मतलब प्रत्यावर्ती धारा को अलग अलग प्रकार से व्यक्त किया जाता है। अगर वर्गाकार करते हो तो 0 से लेकर t, तो ये पार्ट तो आप जाएगा t/4 t/2, ये हो जाएगा t, ये हो जाएगा 2t, ये 2t, ये आपका पार्ट t, ये t/2 t/2 t और 2t, और ये t/2, ये t और 2t। कहने का मतलब प्रत्यावर्ती धारा के जो प्रकार हैं वो वर्गाकार हैं, आयताकार है, त्रिभुजाकार है, ज्यावक्रीय आकार है, ये इनके प्रकार हो गए। वो इनमें कुछ बिंदु देखेंगे छोटे छोटे, जिनकी परिभाषा पूछ लेते हैं। एक कई बिंदु पूछ लेते हैं। ताक्षणिक धारा, ताक्षणिक धारा, यह ताक्षणिक धारा क्या होती है वो देखो बच्चों, ध्यान से देखिए। ताक्षणिक धारा वो धारा होती है जो किसी भी क्षण जो घटना घटती है उस समय का पहले से अपन को मालूम नहीं होता है। कहने का मतलब जो धारा होती है उस धारा के बारे में जानकारी नहीं होती है कि वो किस घटना किस समय घट जाए। जैसे कई बार एक्सीडेंट होता है, एक्सीडेंट होने से पहले वो समय अपन को निर्धारित नहीं होता है। जिस समय जो घटना घटती है उस समय का जो मान लेते हैं या उस समय का जो मान आता है वो अपन ताक्षणिक के मान में लेते हैं। किसी भी क्षण, तो इसका मान होता है किसी भी क्षण जो धारा का मान होता है, किसी क्षण पर जो धारा का मान प्राप्त होता है उसे तात्क्षणिक धारा कहते हैं। तात्क्षणिक धारा कहते हैं। अब धारा को जो बेटा I बराबर I0 साइन ओमेगा टी से व्यक्त करते हैं, और वोल्टेज को बोलते हैं V0 साइन ओमेगा टी। अब आपको दिखाई दे रहा है कि I0 क्या है, इसके बारे में चर्चा करेंगे अपन, और V0 क्या है इसके बारे में चर्चा करेंगे, और ओमेगा तो आपको पता ही है कोणीय आवृत्ति, कोणीय आवृत्ति को आपने 2π/T से या 2πf से व्यक्त करते हैं। T4 आवर्तकाल हो जाता है और f हो जाती है आवृत्ति, और I0 प्रत्यावर्ती धारा का अधिकतम मान, और V0 हो जाता है बच्चों प्रत्यावर्ती धारा का, प्रत्यावर्ती वोल्टता का अधिकतम मान। अब आपको समझने की यह जरूरत है बच्चों कि I0 V0 है क्या आखिरकार। तो सबसे पहले I0 और V0 के बारे में समझते हैं कि है क्या। अब आपके समझ में आ गया कि ताक्षणिक धारा वह धारा होता है जो किसी भी क्षण जो धारा का मान प्राप्त होता है, जिस समय जो धारा प्राप्त होती है उसी को ताक्षणिक धारा व्यक्त करते हैं। तो I बराबर I0 साइन ओमेगा टी से व्यक्त करते हैं, और वोल्टेज है तो V0 साइन ओमेगा टी से व्यक्त करते हैं। पर आखिरकार ये आया क्या। अब ओमेगा है उसमें तो आपने समझ लिया, कई बार ओमेगा क्या है कोणीय वेग या कोणीय आवृत्ति के माध्यम से समझ लिया, तब तो आप समझ गए कोणीय आवृत्ति होगी 2π/T या 2πf। f हो गया आवृत्ति और t हो गया आवर्तकाल। और आवर्तकाल आपको पता ही है बच्चों कुल मिला के क्या होता है, ध्यान से देखिए। कहने का मतलब ये जो एक सर्किल है, जब कोई कण इस परिपथ में पूरे में चक्कर लगाकर और अंतिम बिंदु तक पहुंचता है यहाँ टी तक, तो एक चक्कर लगाने में, ध्यान से देखिए, जब कोई कण है वो यहाँ मूल बिंदु से चलकर और अंतिम बिंदु तक पहुंचता है, जिनमें जो समय लगता है उसको तो अपन बोलते हैं टाइम पीरियड या आवर्तकाल। अब कह दिया जाए 1 सेकंड या 1 चक्कर या 1 मिनट या 1 सेकंड या 10 सेकंड में जितने जो चक्रों की संख्या होती है उसको अपन आवृत्ति से व्यक्त करते हैं। ये आवर्तकाल के व्युत्क्रम होते हैं, इसका मात्रक हर्ट्ज होता है आवृत्ति का। एक ये पार्ट हो गया। अब बात करते हैं I0 है क्या, सबसे पहले ये समझते हैं। तो ध्यान से देखिए बच्चों, यहीं समझ जाता हूं आपको। ये जो फलन है ये साइन का ज्यावक्रीय फलन है, तो आपको मालूम चल गया होगा कि ये जो फलन है वो है साइन थीटा का, क्यों साइन 0 का मान 0 होता है, ये आपको पहले से मालूम है बच्चों। अब आप क्या करते हैं, साइन थीटा की जगह इन्होंने क्या लिया ओमेगा टी, तो ये फलन होगा साइन
ओमेगा टी। और अब ये जो I0 है ये कैसे लिया वो देखो, ये समय होगा t और ये होगा T/2 और ये होगा t और ये धारा हो गई I और ये समय होगा t। अब यह कह रहा है कि जो प्रत्यावर्ती धारा का जो ये अधिकतम आयाम है, इस आयाम को डॉट से व्यक्त करते हैं तो इसको बोलते हैं I0 या I मैक्सिमम। तो इस I0 की जगह क्या व्यक्त कर सकते हैं, I मैक्सिमम या Im या I0। ये प्रत्यावर्ती धारा के आवर्ती फलन का जो अधिकतम आवर्ती है, आयाम है, अधिकतम आयाम की सतह को व्यक्त करता है, वो हो जाता है अधिकतम धारा। और यह हो जाता है ऋणात्मक मान में अधिकतम धारा। यह विस्थापन है, ये अधिकतम विस्थापन है, ये अधिकतम विस्थापन के आयाम को ये ऋणात्मक मान से व्यक्त करता है, ये धनात्मक मान को व्यक्त करता है। तो यह आपको पता चल गया होगा कि I0 और Im यह है प्रत्यावर्ती धारा के अधिकतम मान को, और अधिकतम मान किसको व्यक्त करते हैं, तो ये जो ज्यावक्रिय का जो फलन होता है, जिनकी जो आवर्ती का अधिकतम आयाम है, उस आयाम को जो मैच करती है लाइन, उसको कहते हैं Im, I0, I मैक्सिमम। यह धारा का अधिकतम मान होता है। अब इनका औसत मान जब ज्ञात करेंगे बच्चों, एक एक स्टेप बाय स्टेप ज्ञात करेंगे, तब आपको डाउट क्लियर होंगे। तब आपको बेसिक ये समझना है कि प्रत्यावर्ती धारा के प्रकार है 4, वर्गाकार, त्रिभुजाकार, आयताकार, ज्यावक्रिय। यह आपका ज्यावक्रिय। अब कह रहा है ताक्षणिक धारा, जो किसी भी क्षण जो धारा घटना घटती है उस समय की जो धारा होती है वो ताक्षणिक धारा होती है, जिसको I बराबर I0 साइन ओमेगा टी से कहते हैं। वोल्टेज है वो V0 साइन ओमेगा टी से व्यक्त करते हैं। वोल्टेज भी ऐसे ही होगा। देखो बच्चों, ये आपके पास ज्यावक्रिय का फलन है, ये यहाँ से 0 लेंगे, ये V और यहाँ से T, ये T फुल है। अब कह रहा है कि ये जो आयाम है, ये आवर्ती का जो आयाम है अधिकतम, इसको लिख देंगे V0, और ये न्यूनतम है तो ये लिख देंगे माइनस V0। यह तो वोल्ट का अधिकतम क्या है, आयाम, और यह है ऋणात्मक मान का अधिकतम आयाम। इस आयाम को अपन क्या बोल सकते हैं, अधिकतम मान बोल सकते हैं। यह वोल्टता का अधिकतम मान हो गया, यह धारा का अधिकतम मान हो गया। यह तो टॉपिक था, इस टॉपिक को देखिए। अब नया टॉपिक शुरू करते हैं, औसत मान। अब देखिए बच्चों, औसत मान और शिखर मान। शिखर मान के बारे में या अधिकतम मान के बारे में तो देख लिया होगा आपने। जैसे शिखर मान, शिखर मान को I0, Im, M का मतलब होता है I मैक्सिमम। जैसे चित्र से समझिए आप, यह आप ज्यावक्रिय फलन है, यह होगा T, यह फुल T, यह T/2, यह आपका I, और यह जो मान है ये, इस मान को बोलते हैं Im। यह प्रत्यावर्ती धारा के अधिकतम मान को होता है। शिखर मान परिभाषा जब बनाए तो ऐसे बनाना, प्रत्यावर्ती धारा के अधिकतम मान को शिखर मान कहते हैं। शिखर मान को I0 से व्यक्त किया जाता है। ठीक है बच्चों, ये आपका पार्ट होगा शिखर मान। शिखर मान का मतलब होता है प्रत्यावर्ती धारा के अधिकतम मान को, जो ये आयाम है, ये अधिकतम आयाम को व्यक्त करता है। ये पार्ट, इसको बोलते हैं शिखर मान। शिखर मान को I0 या Im से व्यक्त किया जाता है। अब बात करते हैं औसत मान। औसत मान को आपको पता है कि कई बार अपन 5 किताबों के जो नंबर आते हैं, जैसे सपोज करें एग्जाम्पल देखिए आप, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, हिंदी, इंग्लिश, 5 बुक है। 5 बुक के जो भी परसेंटेज आ रहे हैं या जो नंबर आ रहे हैं, वो नंबर ऐड करके 5 सब्जेक्ट का डिवाइडेशन करने के बाद जो फिक्स मान आता है उसको अपन प्रतिशत के रूप में व्यक्त करते हैं। वो मान अपन क्या करते हैं, औसत मान दे देते हैं। इसी प्रकार क्या करते हैं, प्रत्यावर्ती धारा का भी औसत मान ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले क्या ज्ञात करते हैं बच्चों, ध्यान से देखिए, औसत मान प्रथम चक्र के लिए। तो सबसे पहले औसत मान समझेंगे, धारा का औसत मान। I एवरेज या I बार से व्यक्त किया जाता है। औसत मान को I एवरेज या I बार या I औसत
से लिखा जाता है, ये याद रखना। अब अपन क्या करते हैं, जो जावक्री का जो फलन है बच्चों, देखो ध्यान से, इस फलन की बात करते हैं। यह फलन है 0 और ये हो गया t/2 और ये हो गया समय t और ये हो गया आपका धारा के मान को व्यक्त करता है I और ये प्रत्यावर्ती धारा के अधिकतम मान को व्यक्त करता है। ये आपका जो चक्कर है ये तो है कंप्लीट चक्कर। तो हाफ चक्कर के लिए, आधे हाफ चक्कर के लिए औसत मान ज्ञात करते हैं। तो प्रत्यावर्ती धारा का, प्रत्यावर्ती धारा का प्रथम अर्ध चक्कर का औसत मान ज्ञात करना। इनकी जो रेंज है वो क्या हो जाएगी बच्चों, 0 से t/2। तो आप ध्यान से देखिए, धीरे धीरे समझने की कोशिश कीजिए। 0 से t/2 और यहां तो हो जाएगी धारा के सापेक्ष समाकलन I के सापेक्ष, एक हो जाएगा dt के सापेक्ष। यहां नीचे आ जाएगा 0 से t/2, ये हो जाएगा dt और ये I एवरेज, I बाहर से व्यक्त करते हैं। ये हो गए समीकरण नंबर 1। यहां I का जो मान है बच्चों वो क्या है, I का मान है I0 sin ωt। ये आपको पुट करना है समीकरण नंबर 1 में। तो I बार का मतलब I औसत का जो मान ज्ञात करता है, तो इसकी जो औसत है वो 0 से लेकर t/2 तक लिमिट है प्रथम, और इसमें धारा के सापेक्ष और समय के सापेक्ष समाकलन होगा। तो डबल इंटीग्रेशन होगा, इंटीग्रेशन अपॉन इंटीग्रेशन, ये तो समय के सापेक्ष, ये धारा के सापेक्ष। तो क्यों ना आप इसकी जगह मान रख दीजिए बच्चों, I बार 0 से t, यहां से क्या जाएगा I0 sin ωt और dt, और ये नीचे जो dt का समाकलन है वो यहां से कर लेते हैं बच्चों। 0 से t/2 dt का समाकलन होता है t, और t के ऊपर रेंज क्या है t/2 0। तो ये जब रेंज फिल करोगे तो t/2 - 0, तो ये इसका आंसर आएगा t/2। अब आप देखो ये dt का मान कैसे आया। अब आप t की पावर 0 का मान आपको पता 1 है, और ये फॉर्मूला आपका ये होता ही है xn बराबर xn+1 n+1। तो आप t की जगह क्या 0 है, तो t की पावर 0+1 0+1, तो ये हो जाएगा t की पावर 1 और ये हो जाएगा 1, तो ये हो जाएगा t की पावर 1 या t। ये t आपका यहाँ है। ये आप इस सूत्र के माध्यम से ये समाकलन आपने ज्ञात कर लिया। ये समाकलन ज्ञात करते हैं आपका t आ गया। तो ये जो नीचे वाला जो पोर्शन है बच्चों, ये समाकलन क्लियर होके आपका क्या है t/2। तो अब आप इसके नीचे रख सकते हो ये t/2 और ये रख सकते हो t/2। आया बच्चों समझ में, ये t/2 आपने यहाँ रख दिया। अब ये जो साथ में जो पोर्शन है ये मैं मिटा रहा हूँ, क्योंकि मेरे को जगह चाहिए ना, इंटीग्रेशन बढ़ाएंगे आप। अब इस पोर्शन को मैंने क्या है यहाँ से मिटा दिया। अब बच्चों आप बताओ t/2 है, 2 क्या ऊपर चला जाएगा, t नीचे चला जाएगा। तो ये हो जाएगा I बार बराबर 2/t। इसमें I0 कांस्टेंट पार्ट है वो बाहर ले लेंगे, और समाकलन हो जाएगा 0 से t/2 sin ωt dt। अब बच्चों देखो sin ωt dt का समाकलन होता है, sin ωt dt का समाकलन होता है cos ωt/ω, और यहाँ आ जाएगा माइनस। ये आपका समाकलन होगा इस पार्ट का। तो इस जगह क्या रख सकते हैं, ये मान रख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा बच्चों, ध्यान से देखो, I बार 2I0/t माइनस cos ωt/ω, यहाँ लिमिट आ जाएगी t/2, यहाँ जाएगी 0। अब ये ऋणात्मक चिन्ह और ओमेगा ये यहाँ बाहर रख देते हैं कांस्टेंट वाले पार्ट की तरफ। I बार 2I0/t और ऋणात्मक चिन्ह बाहर रख दिया। यहाँ क्या रख दिया बेटो, cos ωt/2 × 0। अब ओमेगा का क्या आपने देखा बच्चों, अभी जस्ट क्या था ना, कोणीय आवृत्ति। तो इसका मान होता है 2π/t, यह होता है 2πf। तो अपन क्या करते हैं, इस 2π/t के रूप में रख दें, क्योंकि समय का मान दे रखा है, आवृत्ति का मान नहीं दे रखा है, तो 2π/t के रूप में रख देंगे। तो यहाँ जो ओमेगा है उसकी जगह रखेंगे 2π/t। रखो बच्चों, I बार बराबर 2I0/ωt और यह ऋणात्मक चिन्ह
यह फॉर्मूला जाएगा कोज 2π/t गुणा टी। यह से रेंज आ जाएगी t/2 से 0। आई बार माइनस 2I0/ω/t कोज 2π/t। अब रेंज रखिए सब, इस स्मॉल टी की जगह क्या रखोगे t/2, तो यहाँ रखोगे t/2 माइनस कोज 2π/t, यहाँ से रखोगे 0। अब आप देखिए t से t कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, आई बार माइनस 2I0/t, यह हो जाएगा कोज पाई माइनस कोज 0, क्योंकि जो संख्या 0 से गुणा करेंगे वो 0 आ जाएगी, कोज 0। अब कोऑर्डिनेटर ज्योमेट्री में देखा होगा आपने, एक निर्देशांक ज्यामिति है चतुर्थांक, फर्स्ट सेकंड थर्ड, 0 π/2 पाई 3π/2 और 2π, और यहाँ से 3π 5π या 4π। यहाँ से जो कोज का जो मान होता है 0 हो, 2π हो, 4π हो, यहाँ तो होता है 1 और यहाँ होता है -1, 3 हो 5π हो, ऑल पॉजिटिव। यहाँ से क्या हो जाता है साइन, यहाँ टेन, यहाँ कोस, इनके अलावा सारे के सारे मान क्या हो जाते हैं नेगेटिव। तो कोज पाई का मान क्या होगा बच्चों -1, तो आई बार माइनस 2I0/t -1 ये रेंज हो जाएगी -2 -2I0/t -2, माइनस से माइनस कैंसिल, तो ये हो जाएगा बच्चों 4I0/t। अब आपको पता है 4I0/ω को क्या लिख सकते हो बच्चों, 2π/t गुणा t, t से t कैंसिल, 2 से 4 कैंसिल, ये 2 आ जाएंगे, तो यह आ जाएगा 2I0/π। यहाँ से लिख सकते हो I बार बराबर, या ऊपर लिख दीजिए, तो यहाँ से आगे का जो पोर्शन है वो क्या लिख सकते हो बच्चों, ध्यान से देखो, 2/πI0, यह जाएगा 0.367I0। प्रथम चक्कर के लिए जो आपका औसत मान है वो यह आ जाएगा बच्चों, कितना, 2π/I0 या 0.637I0, यह आपका हाफ चक्कर के लिए आ जाएगा यहाँ से। अब अगले हाफ चक्कर के लिए जो बच्चों मान याद करेंगे ना, ध्यान से देखिए, अब यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो मान याद करेंगे t/2 से लेकर t तक का पोर्शन, ये पोर्शन अगले नेक्स्ट हाफ चक्कर के लिए याद करेंगे। सेम ये की प्रोसेस है, मैं इस ड्राइव करता हूँ तरीके को, तो जो डाउट्स अगर आपको आ रहे इस डायग्राम में या उस डेरिवेशन में, तब क्या करें, आगे वाले जो चक्कर का जो मान याद करते हैं, तो इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि हाफ जो पॉजिटिव मान है ना, अब यही मान आएगा, सेम यही मान, बट इसकी जो डायरेक्शन है ना वो नेगेटिव आ जाएगी, क्योंकि ये ऋणात्मक मान है ना और ये धनात्मक है। अब इन दोनों मान को जब ऐड करते हो तो 0 आ जाती है। तो कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि प्रत्यावर्ती धारा जब एक पूर्ण चक्कर पूरा करती है तो उसका औसत मान कितना होता है, तब आपको बताना है 0। और आधे चक्कर के लिए कितना होता है, प्रथमार्ध चक्कर के लिए होता है, ये अगले आधे चक्कर के लिए ऋणात्मक मान के लिए यहाँ ऋणात्मक माइनस आ जाएगा। कैसे आएगा वो भी ड्राइव करेंगे आपके सामने। सबसे पहले ये देखिए आप, अब देखिए बच्चों, अगले आधे चक्कर के लिए औसत मान, अगले चक्कर का औसत मान किसका निकाल रहे हैं अपन, धारा का। अब ये जो डायग्राम है वो ये पोर्शन याद करेंगे आप, ये जो पोर्शन है ये तो निकाल लिया, ये पोर्शन निकालेंगे, ये जाएगा t, ये व्यक्त करते हैं I0 से, ये व्यक्त करते हैं I से, और ये 0 से, ये व्यक्त करते हैं -I0 से। यह प्रत्यावर्ती धारा का अधिकतम मान है, यह पॉजिटिव मान, यह नेगेटिव मान, यह समय, और इनका जो टोटल आवर्तकाल है वो है t, और यह जाएगा t/2। अब जो आपका टाइम है वो ये ज्ञात करेंगे, ये t/2 से ये मान, अगले अर्ध चक्र है ना वो ये मान ज्ञात करेंगे इस मान की तरफ।
तो ये मान जब ज्ञात करते हैं तो देखो बच्चों कैसे निकलता है। सबसे पहले इसकी लिमिट ज्ञात करते हैं, औसत मान ज्ञात करते हैं। तो औसत मान ज्ञात करने के लिए क्या लिखेंगे, आई बार बराबर क्या होगा, Ty2 से T लिमिट है, Ty2 से T लिमिट है, और ये धारा के सापेक्ष याद कर रहे हैं आई डी टी। वो इस समाकलन की रेंज है 0 से Ty2 से T और डी टी, ये औसत मान है। तो सबसे पहले ये नीचे वाला इंटीग्रेशन क्लियर करते हैं। तो ये Ty2 से T और डी टी, तो ये समय के सापेक्ष अवकलन करेंगे, समाकलन करेंगे, तो ये हो जाएगा T, इनकी रेंज आ जाएगी Ty2। तो इसमें रेंज में रखोगे T माइनस Ty2, तो इसका जो अंतर आएगा वो आ जाएगा Ty2। यह एक में से हाफ मान ज्ञात करेंगे तो हाफ बच जाएगा। तो इसका जो मान है वो क्या जाएगा बच्चों, ये मान आ जाएगा Ty2। और I की जगह क्या फिल करना है आपको, I0 साइन ओमेगा टी, ये आपको फिल करना है यहाँ I की जगह। तो अब देखिए क्या हो जाएगा, ये समीकरण I बराबर या I औसत Ty2 से T I0 साइन ओमेगा टी डी टी अपॉन, यहाँ से आ जाएगा T/2, ये आ जाएगा बच्चों। आगे देखिए, अब इसमें I औसत बार I0 कांस्टेंट पार्ट बाहर रख दिया और ये 2 ऊपर चला गया, I नीचे आ गया, T नीचे आ गया, और यहाँ से क्या जाएगा Ty2 से T, और यहाँ जाएगा I0 आपने बाहर ले लिया, तो यहाँ से आ जाएगा साइन ओमेगा टी डी टी, ये पार्ट आ गया। इस पार्ट का जब समाकलन ज्ञात करते हैं, साइन ओमेगा टी का जब समाकलन करते हैं तो यह आता है माइनस कोज ओमेगा टी अपॉन ओमेगा, ये आपका समाकलन आता है साइन ओमेगा टी का। और यहाँ से जो रेंज है तो यहाँ से रेंज रख सकते हो T/2, ये आप मान रख सकते हो। I औसत बार 2I0 अपॉन टी, और यहाँ से समाकलन का आ जाएगा माइनस कोज ओमेगा टी अपॉन ओमेगा टी, और यहाँ से रेंज आ जाएगी T/2। ये ओमेगा टी ये बाहर ले लेंगे, 2I0 ओमेगा टी माइनस कोज ओमेगा टी, यहाँ से T, यहाँ से T/2। अब ओमेगा की जगह कोणीय आवृत्ति की जगह रखेंगे बच्चों 2π/T। तो I औसत बार धारा का मान माइनस 2I0 अपॉन ओमेगा टी कोज 2π/T, यहाँ से T आ जाएगा, ये रेंज आ जाएगी T से T/2। अब T की जगह ये रेंज फिल कर दो आप बच्चों, I बराबर या I औसत बार माइनस 2I0 ओमेगा टी कोज 2π/T गुणा T माइनस कोज 2π/T इंटू T/2। T से T कैंसल, और यहाँ से T से T कैंसल, 2 से 2 कैंसल। I औसत बार माइनस 2I0 ओमेगा टी कोज 2π माइनस कोज पाई, ये माना जाएगा। अब देखिए बच्चों, कोज 2π का तो मान कितना होता है 1, और कोज पाई का मान कितना होता है -1, ये मान यहाँ रख दीजिए। I औसत बार माइनस 2I0 अपॉन टी, कोज 2π का मान होता है 1 माइनस और -1, कोज पाई का होता है -1, ये भी माइनस है, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों 2 हो जाएगा। I बार बराबर 2I0 ओमेगा टी माइनस, ये हो जाएगा 2। तो ये फिल करके करेंगे 4I0 ओमेगा टी माइनस 4I0 ओमेगा की जगह क्या रखोगे बच्चों 2π/T इंटू टी से टी कैंसल, 4 से 2, तो ये 2 आ जाएगा। तो और ये माइनस चिन्ह है तो ये माइनस का चिन्ह आ जाएगा, -2/πI0। तो I औसत बार का जो मान आ रहा है वो आ रहा है बच्चों 2/πI0 माइनस, यह जाएगा -0.67I0। ये अगले अर्धचक्र के लिए जो मान है ना वो ये आ जाएगा बच्चों, ये अगले अर्धचक्र का मान है।
कोई ज़्यादा नहीं कैलकुलेशन है, समाकलन है, थोड़ा बहुत आप समाकलन सीखोगे तो ये कैलकुलेशन आपको समझ में आ जाएगा। चैप्टर ऐसा है, तभी तो मैंने ये चैप्टर को पहले लिया कि धीरे धीरे आप समझे। पहले हाफ चक्कर के लिए आपने याद किया, अगले हाफ चक्कर के लिए मैंने अलग अलग करके बता दिया, तो इन दोनों चक्कर का जब एक साथ याद करेंगे वो आगे देखेंगे। अब आपको मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया Ty2 से लेकर टी तक। किया कुछ नहीं है बच्चों, आई का आपने फॉर्मूला रखा, ये आई के सापेक्ष समाकलन है, ये समय के सापेक्ष है। समय का पहले आपने समाकलन ज्ञात किया Ty2, ये Ty2 आपने यहाँ रख दिया, और आई का जो मान है वो रखा I0 sin ओमेगा टी। I0 कांस्टेंट पार्ट है, ये क्या है, ये प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान या अधिकतम मान है, ये I0 आपने यहाँ से ले लिया। और ये Ty2 था, ये 2 ऊपर चला जाएगा, T नीचे आ जाएगा, इनकी रेंज है Ty2 से T। अब इसका समाकलन ज्ञात करते हैं साइन ओमेगा टी का, तो ये कोज ओमेगा टी अपॉन ओमेगा जाता है, ये समाकलन आपने यहाँ रख दिया। ओमेगा टी और माइनस ये आपने बाहर रख लिया, और कोज ओमेगा टी, ओमेगा की जगह 2 पाई अपॉन टी रख दी, और टी की जगह टी और Ty2 की लिमिट आ गई, और ये आपने कैलकुलेशन ज्ञात करके आपके सामने मान आ गया। ये था अगले अर्ध चक्कर के लिए। अब बच्चों क्यों ना अब हम पूर्ण चक्कर के लिए मान ज्ञात करें कि 0 से लेकर टी तक पूरा चक्कर का कितना मान आता है, वो आप देखिए कितना आ सकता है, चेक करते हैं। क्या ये दोनों मान जब ऐड करते हैं, ऐड करने के बाद क्या ये 0 आ रहे हैं, और वास्तव में जब कैलकुलेशन ज्ञात करते हैं तो क्या 0 आ रहे हैं, इस मान को चेक करते हैं, इसकी प्रूफ करके ये चेक करते हैं, तो ये औसत मान होते हैं। ये प्रथम चक्कर का, ये अगले चक्कर का, ये पूर्व चक्कर का। अब आगे का टॉपिक देखते हैं। देखिए बच्चों, अब प्रत्यावर्ती धारा का पूर्ण चक्कर के लिए मान देखते हैं। ये धारा का मान, अब डायग्राम बनाते हैं बच्चों। सबसे पहले तो डायग्राम बनाएंगे तो क्या होगा, 0 से टी, ये 0 से लिमिट है, ये समय है, और ये प्रत्यावर्ती धारा का अधिकतम मान है, और ये आई हो गया। ठीक है बच्चों, अब ज्ञात करते हैं क्या है, देखिए पूरे चक्कर के लिए। तो अब पूरे चक्कर के लिए जब मान ज्ञात करते हैं बच्चों, तो इसमें क्या अंतर आता है, इसमें यह अंतर आता है कि इन जो पूर्ण चक्कर के लिए जो प्रत्यावर्ती धारा का मान है ये शून्य होता है। अब ये शून्य होगा कैसे, जब इस सूत्र के माध्यम से ये प्रूफ करेंगे ना, तब पता चलेगा कि इसका मान कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। वो 0 कैसे आएगा वो देखिए। अब औसत मान जब ज्ञात करते हैं, देखिए बच्चों, आई औसत 0 से टी, अब इसकी जो लिमिट है वो कितनी होगी, 0 से टी, और यहाँ से हो जाएगी आई डी टी, और नीचे जो इंटीग्रेशन होगा 0 से टी डी टी। इसका जो समाकलन ज्ञात करते हैं वो तो बच्चों आपको मालूम है, आई की जगह तो रख दीजिए आप I0 साइन ओमेगा टी, और डी टी का जो समाकलन ज्ञात करते हो वो आपको पता ही है, टी है, या ऐसे नहीं है तो आप रेंज के माध्यम से रख सकते हो, ये टी है और टी की जगह टी और 0, तो ये हो जाएगा टी माइनस 0 बराबर टी। कोई दिक्कत, ये आपका टी आ गया। अब औसत बार बराबर 0 से टी I0 साइन ओमेगा टी डी टी, और नीचे आ जाएगा टी। कोई दिक्कत। अब I0 कॉमन आ रहा है, बाहर ले लेते हैं, और यहाँ नीचे आ जाएगा टी, ये 0 से टी साइन ओमेगा टी टी टी। साइन ओमेगा टी का जब समाकलन ज्ञात करते हैं तो क्या था बच्चों, 0 से टी माइनस कोज ओमेगा टी अपॉन ओमेगा, यहाँ से रेंज आ जाएगी 0 से टी, और यह आ जाएगा औसत बार। ठीक है बच्चों। अब आई औसत बार जब ज्ञात करते हैं, यहाँ से क्या जाएगा, I0 ओमेगा टी, और यहाँ माइनस चिन्ह ले लेंगे, तो ये कोष्टक में क्या बचेगा, कोज ओमेगा टी, यहाँ से जी और 0। अब ओमेगा का मान रखेंगे 2 पाई अपॉन टी, ये फिल करेंगे, तो आई औसत बार का मान क्या जाएगा बच्चों, माइनस I0 ओमेगा टी, यही आ रहा है माइनस I0 ओमेगा टी, और यहाँ से कोस 2 पाई इंटू टी गुणा टी, यहाँ से रेंज रख देंगे टी से 0 बराबर माइनस I0 ओमेगा टी कोस 2 पाई इंटू टी।
अब टी की जगह टी आ जाएगा, यह आ जाएगा कोज 2 पाई इंटू टी गुणा 0। यह आई औसत बार, आई औसत बार माइनस I0 ओमेगा टी, यहाँ से टी कैंसल, कोज 2 पाई माइनस कोज 0। अब देखिए बच्चों, कोज 2 पाई का मान तो होता है 1 और कोज 0 का मान भी होता है 1। तो I बराबर माइनस I0 ओमेगा टी 1 माइनस 1। तो I औसत बार माइनस I0 ओमेगा टी गुणा 0 बराबर 0। तो I औसत बार है, इसमें एवरेज पूर्ण चक्कर के लिए कितना हो जाता है मान बच्चों? 0 हो जाता है। और प्रथम अर्ध चक्कर के लिए कितना हो जाता है? प्रथम अर्ध चक्कर के लिए प्रथम अर्ध चक्कर के लिए तो मान हो जाएगा बच्चों आई एवरेज बराबर 2/पाई/0। इसका मान मैंने निकाल के बताया था 0.76I0। दूसरा मान आ गया पर अगले अर्ध चक्कर के लिए, आई एवरेज यह आएगा -2.पाई/0 माइनस 0.637I0 प्रथम पूर्ण चक्कर के लिए। आई एवरेज बराबर 0। या तो इनको दोनों को ऐड कर लीजिए या आप समाकलन के माध्यम से ज्ञात कर लिए। ये अर्ध चक्कर हैं किसके? यह धारा के। इसी प्रकार वोल्टता का मान होगा, जहां I बराबर I0 साइन ओमेगा टी दिया हुआ है बच्चों, देखिए I0 साइन ओमेगा टी दिया हुआ है, वहां V बराबर V0 साइन ओमेगा टी दिया हुआ है। क्या अंतर आएगा? जहां I0 है वहां क्या जाएगा? V0। यहाँ क्या जाएगा? V0। और यहाँ I एवरेज है तो यहाँ क्या जाएगा? V एवरेज, वोल्टेज का एवरेज। ये सेम चलेगी। ये धारा के सापेक्ष है, अब वोल्टता के सापेक्ष भी ज्ञात करते हैं। जहाँ धारा I0 है वहाँ V0 लिख देना, बस इतना सा अंतर है, कोई दिक्कत नहीं है, सेम इसी विधि से वो निकलेगा। ये तो पार्ट होगा औसत मान प्रथम अर्ध चक्कर के लिए, अगले अर्ध चक्कर के लिए, पूर्ण चक्कर के लिए। अब आगे टॉपिक पे बढ़ते हैं। इतने में थोड़ा सा आप ये रिवीजन कर लीजिए। है कुछ नहीं बच्चों, यह आपने समाकलन लिया, ये समाकलन लिया 0 से t है, इसका मतलब 0 से लेकर t तक की रेंज है। ये आपने रखा, I का मान I0 साइन ओमेगा टी रखा, ये मान आपका यहाँ गया। I0 कांस्टेंट पार्ट है, t आपने नीचे ले लिया। अब साइन ओमेगा टी dt का समाकलन करते हैं तो माइनस कोज ओमेगा टी अपॉन ओमेगा, ओमेगा और ये ऋणात्मक चिन्ह बाहर रख लिया और कोज ओमेगा टी। ओमेगा का जो मान है वो 2 पाई अपॉन टी फिल कर दिया, 2 पाई अपॉन टी फिल कर दिया। उसके बाद में ये रेंज फिल कर दी, ये रेंज है ना इनकी, ये अधिकतम मान है, ये न्यूनतम मान को व्यक्त कर दिया और जो मान आ रहा है वो आपके सामने रख दिया। तो प्रथम चक्कर के लिए जो धारा का मान है वो तो यह आ गया और अगले अर्ध चक्कर के लिए यह आ गया और पूर्ण चक्कर के लिए 0 होता है। ये तो था औसत मान। अब बात करते हैं वर्ग मध्य मूल मान। उसके टॉपिक से बढ़ते हुए पहले एक बार थोड़ा सा इसका रिवीजन कर लीजिए, देख लीजिए। अब देखिए नया टॉपिक के बारे में बात करते हैं, प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग मध्य मूल मान। मूल मान IRMS से भी व्यक्त करते हैं, वर्ग मध्य मूलमान भी बोलते हैं। इसको बोलते हैं वर्ग मध्य मूलमान, IRMS से भी व्यक्त किया जाता है। तो IRMS का मतलब होता है रूट मीन स्क्वायर, I रूट मीन स्क्वायर वर्ग मध्य मूलमान, वर्ग मध्य मूलमान, इसका मीनिंग ये होता है IRMS। ठीक है बच्चों, I रूट मीन स्क्वायर। अब प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग मूलमान या वर्ग मध्य मूलमान ये चेक करते हैं, ये आखिरकार आता क्या है। तो सबसे पहले बच्चों डायग्राम बनाते हैं। ये आपका डायग्राम हो गया, ये साइन का फलन है। ये तो आपने देखा, ये प्रत्यावर्ती धारा का अधिकतम मान है, ये I0,
आई है और ये टी है और ये टी आयतकाल है, ये टी बाई 2 है। अब वर्ग माध्य मूलमान कहता है कि प्रत्यावर्ती धारा के 70वां भाग, 70वां भाग होता है। तो इसका मतलब यह है कि इसका जो पार्ट है ना बच्चों, तो ये I0√2 या IRMS, या इसको बोलते हैं IRMS, इसका जो मान होता है वो 70.7 भाग होता है, 70.7% होता है। 70वां भाग वो वर्ग माध्य मूल मान के बराबर होता है। यह आखिरकार आता क्या है, ये अपन ड्राइव करते हैं सूत्र को, तब मालूम चलेगा। तो सबसे पहले ज्ञात करते हैं ताक्षणिक धारा। तो प्रत्यावर्ती धारा की ताक्षणिक मान आपने चेक की होगी बच्चों। ताक्षणिक धारा क्या थी, I बराबर I0 साइन ओमेगा टी। समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 1 का वर्ग करने पर, समीकरण नंबर 1 का वर्ग करने पर तो क्या हो जाएगा बच्चों, I स्क्वायर, I0 का स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, ये हो जाएगा। यह समीकरण नंबर आ जाएगी 2। समीकरण नंबर 2 का औसत भार लेने पर, समीकरण नंबर 2 का औसत मान लेने पर तो क्या हो जाएगा बच्चों, I स्क्वायर का बार I स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, और यहां से औसत बार, तो I स्क्वायर बार ये हो जाएगा I स्क्वायर, ये हो जाएगा 1/2, इसका मान आ जाएगा 1/2, और यह मान हो जाएगा बच्चों I स्क्वायर बार I√2 का वर्ग, क्योंकि इसका वर्ग और 1/2 का जब अंडर से वर्ग करोगे तो यह आ जाएगा। तो I बार का स्क्वायर, इसको स्क्वायर अंदर रखिए आप, स्क्वायर बार, तो ये क्या हो जाएगा IRMS, ये आपके धारा का मान हो गया। ठीक है बच्चों, इसका जो मान है वो लगभग 70.7 I0 आता है, या कई बार आता है 70.7% इसका भाग होता है, इतना मान आता है। वर्ग माध्य मूल मान है वो मूल धारा के 70वां भाग, 70.7वां भाग ज्ञात किया जाता है। अब प्रश्न दिमाग में ये उठा कि आखिरकार आपने साइन स्क्वायर ओमेगा टी को 1/2 कैसे लिखी। देखो, जब बच्चों औसत मान जब ज्ञात करेंगे ना, RLC परिपथ शुद्ध, जैसे R प्रतिरोध है, एक आपका प्रेरकत्व है, एक संधारित्र है, उसमें मैं आपको बताऊंगा कि जो औसत मान लेते हैं ना, ध्यान से देखिए बच्चों, साइन ओमेगा टी कोस ओमेगा टी, अगर जब कोई संख्या पे वर्ग नहीं है, इस तरह की जो कोई संख्या है, इनका मान हमेशा 0 आता है। जब दी गई संख्या में स्क्वायर में है, और यह औसत है, तो इसका मान आता है 1/2। ये सारे के सारे मान आपको एक नए वीडियो के साथ में जब बनाएंगे तो इनके डाउट्स है ना वो आपको क्लियर कर देंगे कि आखिरकार ये 0 कैसे आता है और स्क्वायर में जो मान है वो 1/2 कैसे आते हैं। इन मान को मैंने क्या करूँगा, इन दोनों की जो इक्वेशंस हैं वो बारीकी से मैं समझा देता हूँ। और यह है, ये जो बार है ना, ये व्यक्त करता है औसत, बार से व्यक्त करते हैं। मान के ऊपर जब कोई बार दिया जाता है, अगर वो संख्या स्क्वायर में नहीं है तब तो वह 0, अगर वो संख्या स्क्वायर में है तब उनके ऊपर क्या जाएगा, उनका मान 1/2। तो ये संख्या क्या है बच्चों, स्क्वायर में है, तो यहाँ क्या जाएगा 1/2। इसी प्रकार वोल्टेज का मान ज्ञात करें तो क्या जाएगा, V स्क्वायर बराबर यहाँ जाएगा VRMS, या लिख सकते हो V√2 का वर्ग, और ये जो वोल्टेज का मान आ जाएगा 70.7% V0 का, और ये I0 का। इसी प्रकार ये वोल्टेज के साथ ज्ञात किया जा सकता है, इसी प्रकार ये धारा के साथ ज्ञात किया जाता है। वोल्टता के लिए यहाँ V0 आ जाएगा, यहाँ V आ जाएगा, यहाँ V बराबर V0 साइन ओमेगा टी आ जाएगा। यह आपका पार्ट है प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान, जिसको बोलते हैं IRMS। IRMS का मतलब होता है I R का रूट
मी का मीन, एस का स्क्वायर, वर्ग मध्य मूल मान। तो ये ज्ञात करोगे तो तात्क्षणिक धारा का मान आ गया। इस समीकरण को वर्ग करोगे, इसका औसत लोगे, औसत लेके इसका मान निकालोगे तो ये आपका औसत IRMS का मान आ जाएगा। इस तरह से आप व्यक्त कर सकते हो। ठीक है बच्चों, अब आपको पता चलना चाहिए कि I क्या है। I है धारा। I बार का मतलब क्या आता है, औसत धारा। और I0 क्या बच्चों, I0 IM, यह है शिखर धारा या अधिकतम धारा। और IRMS क्या है बच्चों, यह वर्ग मध्य मूल मान। मूल मान धारा। तो इन सिंबल का आपको मालूम चलना चाहिए कि I का देखो 1 2 तो ये संकेत, एक ये संकेत, ये और ये, इन संकेतों का मीनिंग क्या है, ये कहाँ कहाँ यूज होते हैं, इनका मोस्टली आप यूज कर सकते हो। तो आज का टॉपिक मैं यहीं फिनिश करूंगा, बड़ा हो गया वीडियो। नया वीडियो इस टॉपिक के नए साथ शुरू करेंगे, उस साथ में ये डाउट्स हैं ये आपके ये क्लियर करेंगे आया कैसे। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पीछे वाले अच्छे से समझ में आ रहे हैं। तो इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। जो साइंस के बच्चे उनको जोड़िए, जो आसपास हैं वो उनका भी फायदा हो जाए, आपका भी फायदा हो जाए। जब तक स्कूल नहीं खुलेंगी तब तक इन्हीं चीज़ों के बारे में आप जानकारी कीजिए, क्योंकि अब की बार पैटर्न है वो चेंज होने वाला है, ऑब्जेक्टिव टाइप का होता है और कंपटीशन में ज़्यादातर ऑब्जेक्टिव टाइप के पर्सन आते हैं। तो आप क्या है क्यों कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा, कंसेप्ट क्लियर होंगे, डेरिवेशन पता चलेगा, डायग्राम लिखने का तरीका पता चलेगा, इनके बारे में आपको जानकारी मिलेगी और आपके कहीं ना कहीं काम में आने वाली चीज़ें। तो मैं इसी उम्मीद के साथ में ये वीडियो को फिनिश करता हूँ। तब तक के लिए थैंक यू।